Yes, good morning everyone and welcome to the session. हम लोग बेसिकली उदारवादी राज्य सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और इस कड़ी में उदारवादी राज्य सिद्धांत से जुड़ी विशेषताओं का आकलन कर रहे थे, मुख्य रूप से उदारवादी राज्य की विशेषताएं, है ना। इसकी मूल विशेषताएं। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस शाहिद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। एंड आपको भी इस्लामिक नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ सलाम। उदारवादी राज्य सिद्धांत टेस्ट पेपर अपलोड करा दीजिए। ये टेक्निकल टीम से संपर्क करिए, ये सब मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीजें होती है ना। अभी सुनील कुछ नहीं कराए हैं, जस्ट स्टार्ट किए हैं, है ना। अब उदारवादी राज्य सिद्धांत की मूल विशेषताओं के अंदर हम लोगों ने जो पहली विशेषता कल पढ़ी थी, थोड़ा इको कर रहा है, साउंड कम कर दीजिए। जो हमने पहली विशेषता कल पढ़ी वो ये था कि उदारवाद में राज्य को एक यंत्र माना गया है। राज्य को एक यंत्र माना गया है। पवन, श्वेता, देवव्रत, माधुरी, अभिषेक, क्लियर है। तो उदारवाद में राज्य एक यंत्र है और यंत्रों का निर्माण ईश्वर नहीं करते, बल्कि कौन करता है? मनुष्य करता है। तो राज्य की जो यंत्रवादी अवधारणा है वो कहती है राज्य की यंत्रवादी अवधारणा यह बताती है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। कहने का मतलब कि यह ईश्वरीय कृति नहीं है। राज्य ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्यों द्वारा, है ना। इसी को बोला गया राज्य की यंत्रवादी अवधारणा, है ना। अब देखिए, मनुष्य किसी यंत्र का आविष्कार क्यों करता है? अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। तो राज्य रूपी यंत्र का इजाद भी मनुष्य ने किस लिए किया? अपनी सुविधा के लिए, है ना। तो कहने का मतलब कि उदारवादी राज्य सिद्धांत के अंदर राज्य साधन की भूमिका में होता है और व्यक्ति साध्य की भूमिका में। यानी एक बात तय हो गई कि व्यक्ति को राज्य की तुलना में अधिक इंपॉर्टेंस दी गई है। व्यक्ति को राज्य की तुलना में अधिक अहमियत दी गई है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो प्रत्यक्षतः यही बताता है
कि उदारवादी राज्य सिद्धांत राज्य को व्यक्ति की तुलना में कम महत्वपूर्ण बनाकर पेश करता है, लेस इंपॉर्टेंट बनाकर पेश करता है। यानी व्यक्ति राज्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति राज्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है ये बात? अब देखिए, ये तो पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता पर चलते हैं। एडम स्मिथ उदारवादी राज्य सिद्धांत की धारा से ताल्लुक रखते हैं। एडम स्मिथ ने नकारात्मक राज्य अथवा सीमित राज्य का सिद्धांत दिया है। एडम स्मिथ ने नकारात्मक अथवा सीमित राज्य का सिद्धांत दिया है। नकारात्मक राज्य अथवा सीमित राज्य का सिद्धांत। अब देखिए, उदारवादी राज्य सिद्धांत के तहत एडम स्मिथ जो सीमित राज्य कहते हैं या नकारात्मक राज्य कहते हैं, इसका मतलब क्या है, सीमित राज्य का अभिप्राय क्या है? तो सीधी सपाट भाषा में आप कह सकते हैं कि सीमित राज्य एक ऐसा राज्य है जो कल्याणकारी कार्यों को करने से परहेज करेगा। समझ रहे मेरी बात? लिमिटेड स्टेट। सीमित राज्य ऐसा राज्य है जो कल्याणकारी कार्यों से परहेज करेगा। अब सवाल ये उठता है कि कल्याणकारी कार्यों से परहेज करने के लिए आखिर राज्य को क्या करना होगा? तो एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य को यह भरसक कोशिश करनी होगी कि वह आर्थिक परिक्षेत्र में, बाजार व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप ना करें। समझ रहे मेरी बात? बाजार व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप ना करें। आर्थिक परिक्षेत्र अथवा बाजार व्यवस्था में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर। क्या बोला गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर। यानी आर्थिक परिक्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन। यह क्या कहलाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर, है ना? अब सवाल यह उठता है कि एडम स्मिथ ने जब आर्थिक परिक्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करने से रोक दिया तो फिर राज्य क्या करेगा? तो इन्होंने बताया कि राज्य का कार्य व्यापार व्यवसाय करना नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य क्या है? कानून व्यवस्था को नियंत्रित तथा संचालित करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को एक ऐसा वातावरण मुहैया कराना जहां लोग अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उत्पादन की गतिविधियों में संलग्न हो सके। समझ रहे मेरी बात? यानी लोगों को एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां वो सुरक्षित महसूस करें, आजाद महसूस करें और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने हुनर के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बाजार व्यवस्था में परफॉर्म कर सकें, है ना? इससे उत्पादन बढ़ेगा, पूंजीवादी आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। समझ रहे मेरी बात?
तो ये एडम स्मिथ ने बेसिकली राज्य की सीमित भूमिका को रेखांकित किया है और कहा है कि राज्य को अपनी भूमिका सीमित रखनी चाहिए। इसके पीछे का जो छुपा हुआ दर्शन है वो ये है कि राज्य अगर अत्यधिक हस्तक्षेप पैदा करेगा तो इससे लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी। समझ रहे मेरी बात? लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी। अब देखिए, एडम स्मिथ के इस सीमित अथवा नकारात्मक राज्य के सिद्धांत को जॉन लॉक ने भी समर्थन दिया है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के माध्यम से। जॉन लॉक, इसने कौन सा सिद्धांत दिया? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के माध्यम से राज्य की सीमित भूमिका को रेखांकित किया है। राज्य की सीमित भूमिका कैसे? तो देखिए, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सीमित राज्य के सिद्धांत को किसके द्वारा समर्थन दिया गया? जॉन लॉक के द्वारा। अच्छा, एडम स्मिथ ने सीमित राज्य को परिभाषित कैसे किया? ये कहते हुए कि राज्य का कार्य व्यापार व्यवसाय नहीं है, राज्य को आर्थिक परिक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्लियर है ये बात? इस तरह से उसने सीमित राज्य की बात की। अच्छा, उसकी हां में हां कौन मिलाया? जॉन लॉक। लेकिन किस रूप में? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देकर। अब जरा समझिए कि ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या होता है। मैं स्लाइड चेंज करूं? इसे लिख लिए हो तो लिख लीजिए। क्लियर है? निकिता, रानी, अभिषेक, हाशिब, लिख लिया आप लोगों ने? गुड। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जॉन लॉक, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। देखिए, लॉक कहता है कि मनुष्यों को कुछ अधिकार मनुष्यों को कुछ अधिकार तब से प्राप्त है जब राज्य का अस्तित्व भी नहीं हुआ करता था। समझ रहे हैं? कन्हैया लाल करें, एडम स्मिथ के ऊपर क्या लिख रहे हैं? लिखे नहीं हो क्या? एडम स्मिथ के ऊपर क्या लिखे हैं? नीचे लिखे हैं इसके।
इसने नकारात्मक राज्य अथवा सीमित राज्य का सिद्धांत दिया। नकारात्मक राज्य और सीमित राज्य को कैसे परिभाषित किया? ये कहते हुए कि आर्थिक परिक्षेत्र में या बाजार व्यवस्था में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति का अनुपालन करना चाहिए। मीन्स स्टेट शुड बी फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर, द पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, आर्थिक अहस्तक्षेप की नीति। अब राज्य बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसकी भूमिका सीमित हुई कि नहीं? और उसकी इसी सीमित भूमिका को रजनीश जॉन लॉक समर्थन देता है। किसके माध्यम से? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के माध्यम से। तो जॉन लॉक जब प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देगा तो आप साफ साफ महसूस कर पाएंगे कि इसके माध्यम से इसने भी राज्य की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की है। अच्छा, रेखांकन के बारे में पूछ रहे थे। रेखांकन करते हुए एडम स्मिथ का समर्थन किया। रेखांकन लिखा हूं तो जब मैं समझा रहा होता हूं तो लिखते समय बोलता भी हूं, उस पर फोकस करिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एडम स्मिथ के ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर मैं लिखा हूं रेखांकन। क्लियर है? चलिए, तो जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जरा समझते हैं। सिद्धांत को समझने के साथ ही आप जान जाएंगे कि हाँ, ये भी राज्य की सीमित भूमिका का ही समर्थक है। अच्छा, मेरी आवाज इको तो नहीं कर रही है? आप लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही है? तजीमा, शाहिद, निकिता, माधुरी, नेहा, गुड गुड। तो मुझे ही लग रहा है कि मेरे कानों में इको हो रहा है। कोई बात नहीं। तो जॉन लॉक की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, इसके तहत लॉक कहता है कि एक तो होती है राज्य की अवस्था। राज्य की अवस्था, राज्य की अवस्था का मतलब वह अवस्था, रानी, वह अवस्था जिसमें राज्य अस्तित्व प्राप्त कर चुका था, राज्य की अवस्था। और एक होती है राज्य से पहले की अवस्था, यानी राज्य पूर्व अवस्था। अब देखिए, जब राज्य अस्तित्व में आ जाता है तो जाहिर सी बात है अपने नागरिकों को, अपने यहां रहने वाले लोगों को यह तमाम प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित करता है, यानी राज्य अधिकार देता है। अगर राज्य ने अधिकार दिया तो उसे वापस लेने का भी हक रखता है वो, क्योंकि उसने दिया है तो छीन भी सकता है। लेकिन मनुष्यों को, व्यक्तियों को कुछ अधिकार ऐसे हैं जो तब से प्राप्त है जब राज्य था भी नहीं। तो राज्य जब नहीं था उस अवस्था को जॉन लॉक, यानी राज्य पूर्व अवस्था को जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था कहता है। कौन सी अवस्था कहता है? प्राकृतिक अवस्था। तो राज्य पूर्व अवस्था को ही लॉक ने कहा प्राकृतिक अवस्था, यानी सब कुछ प्राकृतिक है। यहां ना तो राज्य है, ना ही राज्य की संस्थाएं हैं, सब नेचुरल है, प्राकृतिक अवस्था। तो बताता है लॉक कि मनुष्यों को इस प्राकृतिक अवस्था में भी कुल 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अच्छा, ये जो तीनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, इनका नाम क्या है? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार मनुष्यों को, तौसीफ, ये 3 अधिकार मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त है। चूंकि ये तीनों अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त है, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना गया? प्राकृतिक अधिकार। क्या बोला गया? प्राकृतिक अधिकार। तो ये तीनों अधिकार क्या कहलाए? प्राकृतिक अधिकार। अब जाहिर सी बात है ये अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने ही मनुष्य को दिया है।
क्यों दिया है? क्योंकि मनुष्य मनुष्य है इसलिए दिया है भाई। प्रकृति ने दिया है, इसके पीछे का लॉजिक यही है ना, कि प्रकृति ने ठान लिया है कि अगर मनुष्य है तो आपको यह अधिकार मिलने ही चाहिए। तो ये 3 अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में रहस्यात्मकता का भाव होता है, क्योंकि प्रकृति, प्रकृति मतलब आप बोल सकते हैं ईश्वर। मधु कह रही है कि क्लास स्टार्ट हुआ है क्या? हो गया मधु क्लास स्टार्ट। हमें लगता है कि क्लास 15-20 मिनट निकल भी चुकी है। हाँ, अब देखें, चूंकि ये प्राकृतिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वरीय है, ये राज्य ने प्रदान नहीं किया है, लिहाजा राज्य को कोई हक नहीं बनता कि वो मनुष्यों से उनके प्राकृतिक अधिकार छीने। यानी जहां तक आपके प्राकृतिक अधिकारों का मसला है, राज्य उसके साथ कोई छेड़छाड़, तो बताइए आपका प्राकृतिक अधिकार राज्य के ऊपर सीमा आरोपित कर रहा है कि नहीं, कि भाई मेरे मामलों में, मतलब मेरे अधिकारों के मामलों में तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये अधिकार राज्य को सीमित कर रहे हैं, राज्य की भूमिका को सीमित कर रहे हैं। हालांकि एक छूट दी गई है राज्य को कि किसी एक प्राकृतिक अधिकार के रक्षार्थ दूसरे प्राकृतिक अधिकार पर राज्य चाहे तो सीमा आरोपित कर सकता है, हस्तक्षेप पैदा कर सकता है। हाँ राजन, संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक अधिकार है, और आपको बता दूं, जॉन लॉक ने इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों में सबसे ज्यादा अहमियत संपत्ति के अधिकार को दी। उसने कहा कि संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण कोटि का प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता भी उसकी संपदा ही होती है। तो आपका जीवन और आपकी स्वतंत्रता भी आपकी संपत्ति है। इसलिए संपत्ति का अधिकार उपलब्ध प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण कोटि का प्राकृतिक अधिकार है। क्लियर है ये बात? तो एक बात तो तय हो गई ना कि जॉन लॉक ने, मैं यहां क्या लिखा हूं, कि लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया, और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देकर राज्य की सीमित भूमिका का रेखांकन किया, और इस प्रकार एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सीमित राज्य के सिद्धांत को अपना समर्थन प्रदान किया। ये बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? नहीं नहीं सिद्धार्थ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संपत्ति का अधिकार हटाया नहीं गया है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है ना? हाँ, वो कानूनी संवैधानिक अधिकार के रूप में आज भी संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 कैपिटल ए के अंदर उल्लेखित है। ठीक है रानी, राजन, सुनील। हाँ, इसलिए हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, ताजिमा, मतलब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसलिए हटाया गया क्योंकि राज्य को कई सारे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने से रोक रहे थे। हमारे मौलिक अधिकारों के साथ यह है कि राज्य ऐसी किसी भी विधि का सृजन नहीं कर सकता जो एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों से असंगत हो। अगर कोई विधि किसी मौलिक अधिकार से असंगत पाई गई तो उस विधि का उस सीमा तक अल्पीकरण कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार से असंगत है ना? हाँ बिल्कुल, कैपिटल ए होगा, 300 कैपिटल ए। बिल्कुल सही कहा रानी आपने, है ना? हाँ, ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा पार्ट बी में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, भारतीय शासन व राजनीति। हाँ बट ठीक है, अगर कभी कोई रेफरेंस आया तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये बताइए, एडम स्मिथ के सीमित राज्य की अवधारणा का जॉन लॉक ने कैसे समर्थन किया? ये सुस्पष्ट हो गया कि नहीं? क्योंकि देखो जी, मेरा फंडा एकदम साफ है कि क्लास में जो टॉपिक आपको समझाया जाए, रोहित सर एग्जाम्पल से कोई समझाइए ना। अब मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी रोहित, किसी दिन आप मुझसे मिलिए और थोड़ी मेहरबानी करिए, मुझे ट्रेंड करिए, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है?
ये सब एग्जाम्पल ही तो है सीमित राज्य को समझाने के लिए। मतलब हर 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 टॉपिक में आम, इमली और महुआ का ही एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, कुछ सफोस्टिकेटेड एग्जाम्पल्स भी होते हैं। क्लियर है? सलाम, शाहिद, निकिता, प्रियांशु। हाँ, चलो अब देखो, सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन एक और विचारक है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, उसने भी राज्य की गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहता है कि राज्य के मुख्यतः केवल 3 ही कार्य हैं। राज्य की गतिविधियां केवल सीमित क्षेत्र में एलाउ की जा सकती है। क्या कहता है स्पेंसर? यहां फोकस करो, लेक्चर पे फोकस करो। हर्बर्ट स्पेंसर ये कहता है कि राज्य के केवल 3 कार्य हो सकते हैं। राज्य के केवल 3 कार्य हो सकते हैं। कौन कौन से वो काम हो सकते हैं शाहिद? कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना और आर्थिक समझौतों को लागू कराना। क्लियर है ये बात? कानून व्यवस्था लागू करना, आर्थिक समझौते लागू करना और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। अब बताइए, इसके अलावा कोई चौथा काम नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हर्बर्ट स्पेंसर भी राज्य की सीमित भूमिका का ही समर्थन कर रहा है? यानी इसने भी सीमित राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। कानून व्यवस्था का क्रियान्वयन करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, और तीसरा काम क्या है? आर्थिक समझौतों को लागू करना। दैट्स इट। क्लियर है? तो मिला जुलाकर एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सीमित राज्य के सिद्धांत का जॉन लॉक और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने अपने तरीके से समर्थन दिया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, तो चलो जी, हमने उदारवादी राज्य सिद्धांत का दूसरा मूल तत्व समझ लिया। एक बार समराइज कर देता हूं। हम लोग उदारवादी राज्य सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी? ये पढ़ी कि उदारवादी सिद्धांत के तहत राज्य क्या है? एक यंत्र है। राज्य एक यंत्र है, इसे मनुष्यों ने इजाद किया है। मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों को तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार उसने किसे तैयार किया?
राज्य को। तो राज्य की यंत्रवादी अवधारणा यह बताती है कि मनुष्य साध्य है और राज्य साधन है, यानी राज्य की अहमियत को कम करके दिखाया गया है उदारवादी सिद्धांत में, है ना। आंसर लिखते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट बुक हो थिंकर्स की तो उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल उसके नाम के साथ लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी? उदारवादी राज्य सिद्धांत में राज्य की सीमित भूमिका को रेखांकित किया गया है, यानी राज्य को सीमित राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, यही है ना दूसरी विशेषता। अब आ जाइए तीसरी विशेषता की तरफ। तो देखिए उदारवादी राज्य में इस पे फोकस करिए सिद्धार्थ, अभी जो समझा रहा हूं। जरूरत की चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। आप लोगों को बतियाने की बड़ी आदत है, मैं देखता हूं। 2 घंटे तो ढंग से पढ़ लिया करिए। जन सहभागिता आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। कहां पर? उदारवादी राज्य के अंदर। अब सवाल यह उठता है कि जन सहभागिता आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है? उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अगर केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात हो तो आप सब लोग बड़ी आसानी से समझते हैं कि भाई जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, लोकतांत्रिक शासन। अब जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जन सहभागिता होगी, क्योंकि जन सहभागिता की बुनियाद पर ही जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन स्थापित हो सकता है। लेकिन ये उदार लोकतांत्रिक क्या है? उदार लोकतांत्रिक का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत उदारवादी मूल्यों का समावेशन हो। उदारवादी मूल्यों का समावेशन हो। यहां उदारवादी मूल्यों का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, न्याय, है ना, निष्पक्षता, तटस्थता, ये सब उदारवादी मूल्य हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये सब क्या है? उदारवादी मूल्य हैं। कहने का मतलब कि वे सारे प्रिंसिपल्स, वे सारे वैल्यूज जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉर्मुलेट करते हैं, जो संविधानवाद का सृजन करते हैं, तो आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो संविधानवाद की मान्यताओं पर संचालित होती है, एक ऐसा लोकतंत्र जो संविधानवाद की मान्यताओं पर आधारित हो। एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो संविधानवाद की मान्यताओं पर आधारित हो। इसे हम बोलते हैं उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। क्लियर है ये बात? हाँ, नहीं, इसमें तो बेसिकली स्वतंत्रता को ही न्याय की श्रेणी में यहां रखा जाता है। समानता तो मूल रूप से समाजवादी विचार है ना। तो आज के दौर में तो समानता भी संविधानवाद का हिस्सा बन चुकी है। जैसे भारत में संविधानवाद है और हमने स्वतंत्रता के साथ समानता अपनाई,
तो आप ये मत समझिए कि यहां पर समानता होती ही नहीं है, समानता यहां भी होती है, लेकिन समानता बहुत निम्न स्तर पे होती है। स्वतंत्रता को वरीयता दिया जाता है उदारवाद के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि उदारवादी राज्य में कोई समानता का औचित्य ही नहीं है, समानता का औचित्य वहां भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब जैसे मान लीजिए अलग अलग लोगों की स्वतंत्रताओं की बात हो, है ना, तो भाई स्वतंत्रताओं के बीच भी तो समानता की बात होगी। भाई सभी को स्वतंत्रता देनी है, तो बताइए ये अपने आप में एक समानता है कि नहीं? कुछ ही वर्गों को स्वतंत्रता देनी है, शेष को नहीं देनी है, ये स्वतंत्रताओं के लिहाज से असमानता हुई कि नहीं? तो समानता रूपी जो मूल्य है ये तो हर व्यवस्था में होता है। स्वतंत्रता रूपी मूल्य हर व्यवस्था में होगा। मुद्दा यह है कि किसको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उदारवाद में स्वतंत्रता रूपी मूल्य को अतिरिक्त बढ़ावा दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात? समाजवाद में समानता रूपी मूल्य को अतिरिक्त बढ़ावा दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात? दार्शनिक पहलू है ना, ये तो अमूर्त संकल्पना है, हर जगह व्याप्त है। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का मतलब यह हुआ कि उदार लोकतांत्रिक मूल्यों के समुच्चय को संविधानवाद कहते हैं। रोहित, जैसे मान लीजिए किसी शासनिक प्रणाली में न्याय की बात की जाती हो, स्वतंत्रता की बात की जाती हो, बंधुता की बात की जाती हो, निष्पक्षता की बात, जैसे निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष नौकरशाही, तो ये सब, इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो एक शब्द में क्या बोलेंगे? संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम लोगों ने उदारवाद की मूल विशेषताओं के बारे में समझा, है ना। उदारवाद का मतलब आधुनिक से है। नहीं, पूरी बात बताइए, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? उदारवाद की अलग अलग धाराएं हैं, है ना। तो जो नव उदारवादी धारा है उसका संबंध कह सकते हैं समकालीन दौर से है ना। चलो अब देखो, तो ये तो हम लोगों ने उदारवाद की मूल मान्यताओं पर बात की। उदारवाद में चूंकि वैयक्तिक स्वतंत्रता को वरीयता दिया जाता है, तो वैयक्तिक स्वतंत्रता को वरीयता देंगे तो समानता अंडरमाइन होगी ही, क्योंकि समानता कायम करने के चक्कर में फिर राज्य क्या करेगा? लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगेगा, तो फिर तो राज्य की हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ़ेगी। तो देखिए, अभी अभी हमने जो पढ़ा ये बेसिकली उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं। अब क्या हुआ कि इन मान्यताओं का ऐसा तो होगा नहीं कि केवल सकारात्मक परिणाम निकलेगा, कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकलेगा। तो इन मान्यताओं के कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले। वो क्या थे? उदारवाद की मूल मान्यताओं के नकारात्मक परिणाम। ठीक है शाहिद, इसका सबसे बड़ा जो नकारात्मक परिणाम निकला वो ये कि इसने स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और समानता पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बाजार व्यवस्था में अमीर, या कह लीजिए योग्य, योग्य
अधिक तरक्की कर गया तथा अयोग्य पिछड़ गया। नतीजा क्या हुआ? अमीर तथा गरीब के बीच जो विभेद है, अमीर और गरीब के बीच का विभेद, ये काफी बढ़ गया। इसी को बोला गया आर्थिक विषमता, है ना। तो कहने का मतलब कि उदारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं, इसने आर्थिक विषमता को बढ़ावा दिया। ठीक है राजन, राजन करें सर उदारवाद क्या है? अरे भाई 2 घंटा इस पर चर्चा हो चुकी है, कल लगभग आधे 1 घंटे और आज लगभग 45 मिनट। पहली बात कि लेक्चर को कंटिन्यूटी में देखिए, ये नहीं कि कल का लेक्चर छोड़ दिए आज स्विच कर गए, तो फिर ऐसे ही उटपटांग सवाल पूछेंगे। उदारवाद एक विचारधारा है। इस विचारधारा की बुनियाद पर जब हम किसी राज्य सिद्धांत का अध्ययन करते हैं या फिर इस विचारधारा का अनुसरण करने वाले किसी राज्य के प्रशासनिक तंत्र का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम उदारवादी राज्य सिद्धांत कहते हैं। समझ रहे हैं? और उदारवादी राज्य सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है, उन्हीं विशेषताओं को हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। देखिए, तो कहने का मतलब कि अब तक हम लोगों ने जो उदारवाद की विशेषताएं देखी, इन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप एक चीज तो सुस्पष्ट है कि स्वतंत्रता को एक तरफा तौर पे बढ़ावा दिया गया और समानता की अनदेखी हुई, है ना। क्यों अनदेखी हुई? क्योंकि राज्य को पहले से ही अपनी भूमिका सीमित रखने के लिए बोल दिया गया कि भाई राज्य की भूमिका कैसी होगी? सीमित होगी। अब राज्य की भूमिका सीमित होने की वजह से बाजार के अंदर यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मनसी, मुझे भी लगता है कि कमेंट बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जो ऑप्शनल की क्लास की जो सैंक्टिटी होती है ना, वो मेंटेन नहीं रह पा रही है। मैं देख रहा हूं, देखिए ये क्लास कोई एबीसीडी वाली क्लास नहीं है, जो होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज, इना मीना डीका कीका, जिसमें पता चला टीचर एक लाइन बोला, उसके बाद कई सारे कमेंट, टीचर पढ़ के कमेंट पढ़ रहा है कि ये है कि बी है कि सी है, अच्छा करेक्ट आंसर जी सी, फिर तालियां बज रही है ना, क्योंकि ये तो बहुत लंबी यात्रा है। चलिए इस हफ्ते तक मैं कमेंट ओपन रखूंगा, मतलब कल तक, लेकिन मंडे से मैं आज ही बता दे रहा हूं, मंडे से शुरू में 5 मिनट कमेंट ऑन रखूंगा और आखिर में 5 से 10 मिनट, है ना। ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए आपके साथ साथ ऑफलाइन क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ फ्लो बिगड़ जाता है इससे। हाँ मैं सबके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जरा सोचिए, अगर आप लेक्चर को रिचुअली फॉलो करेंगे, मैं जो भी समझाऊंगा बोर्ड वर्क करूंगा, अगर इसको लिखते हुए चल रहे हैं, समझाने के बाद मैं डिक्टेट कराता हूं, आपके पास समय कहां है? आपके पास समय ही नहीं होता इधर उधर की बातें करने का। हाँ तो क्या बेमतलब की बुझावल बूझनी है, लेक्चर पे फोकस करिए। चलिए कोई नहीं, मंडे से हम लोग ऐसा करेंगे, आप सबको विश्वास में लेकर, ऐसा नहीं, निर्णय जो भी होगा लोकतांत्रिक होगा। यहां देखिए, आप जरा सोचें, उदारवाद की जो ये उपलब्ध मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के मद्देनजर यही देखने को मिला कि राज्य ने स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, समानता को अंडरस्कोर किया, अंडरमाइन किया। नतीजा क्या हुआ? अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ गया। जो योग्य है वो बाजार व्यवस्था में निरंतर तरक्की करता गया,
जो किसी अयोग्यता का शिकार है वो बेचारा पीछे रह गया, और जब पीछे होने लगा तो उसकी मदद करने के लिए भी राज्य नहीं आया। क्यों? क्योंकि राज्य के हाथ को बांध दिया गया है कि यू नीड टू रिमेन एज अ लिमिटेड स्टेट। तुम्हें बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है, तुम्हें आर्थिक परिक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात? हाँ। अब जरा सोचिए, जब ऐसा होगा तो एक समय के बाद आपको नहीं लगता कि जो आर्थिक विषमता का शिकार वर्ग है, आप कह सकते हैं जो वर्ग वंचन का शिकार हो गया, वंचन का शिकार, वंचन बोले तो डिप्राइवेशन, ये जो डिप्राइवेशन का शिकार वर्ग है, वंचन का शिकार वर्ग, आखिर इन पर भी सोचने वाले लोग तो आएंगे कि इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। अब उदारवाद के भीतर ही एक नया तबका तैयार हो गया जो कहने लगा कि उदारवाद की कुछ मान्यताओं में बदलाव लाना होगा, कुछ मान्यताओं में बदलाव लाना होगा। और इस विचारधारा के सबसे बड़े पोषक बने टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि हम स्वतंत्रता को तवज्जो देंगे, कोई दो राय नहीं, हम राज्य की भूमिका को भी बहुत व्यापक नहीं बनाएंगे, लेकिन यह नहीं कह सकते कि राज्य कल्याणकारी कार्य करे ही नहीं। नहीं, हम उदारवादी राज्य की तमाम मान्यताओं को यकीन करते हुए भी, तमाम मान्यताओं में विश्वास रखते हुए भी राज्य को कल्याणकारी कार्यों को करने की इजाजत देंगे। राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा, किसके हित के लिए? उनके हित के लिए जो वंचन का शिकार हो गए, जो डिप्राइवेशन के शिकार हैं। इससे आर्थिक विषमता घटेगी, आर्थिक समानता का लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे। तो ये उदारवाद के भीतर ही कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले से हमने बोला सीधे उदारवाद, अब उदारवाद के अंदर नई विचारधारा आ गई, इसे नाम दिया गया सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद, इसी को बोला गया कल्याणकारी उदारवाद। अच्छा, ये जो उदारवाद है ये किसके एवज में आया, किसके विरोध में आया? पहले से चले आ रहे उदारवाद के विरोध में आया। तो अभी तक तो केवल हम इसे उदारवाद बोल रहे थे, लेकिन इसके विरोध में जब दूसरा निकाय खड़ा हो गया, दूसरी एंटिटी आ गई, तो अब इसका भी नए सिरे से नामांकन होगा। अब इसी को बोला गया शास्त्रीय उदारवाद। क्या बोला गया? शास्त्रीय उदारवाद, मतलब परंपरागत उदारवाद। देखिए, यही मूल उदारवाद है। इसी को बोला गया नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया होता तो क्या इसका कोई नामांकन होता? नहीं होता। अब बात समझ में आई? हां, तो नकारात्मक उदारवाद की खिलाफत में सकारात्मक उदारवाद आया। यानी इसी के साथ अगर राज्य सिद्धांत की बात करें, तो अगर इस विचारधारा के साथ अगर किसी राज्य को हम नकारात्मक उदारवादी राज्य कहेंगे, तो इसके साथ क्या बोलेंगे? सकारात्मक उदारवादी राज्य। सकारात्मक उदारवादी राज्य। क्लियर है ये बात? कमेंट ऑफ कर दीजिए। कुछ बच्चों को लेक्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये फर्जी के एडमिशन ले लिए हैं। हाँ, हटाइए। हम यहां चिल्ला चिल्ला के कंसंट्रेशन के साथ समझा रहे हैं कि परंपरागत उदारवाद और कल्याणकारी उदारवाद। उधर से कोई पूछ रहा है कि सर चिंतन और दर्शन में क्या अंतर है, आप बताओ। इस दृष्टिकोण के साथ पढ़ाई करेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। तैयारी के नाम पे पहले ढंग से ये आर्ट सीख लीजिए कि तैयारी की कैसे जाती है ना? पढ़ने की कला क्या है, पढ़ा कैसे जाता है। और इसको लेकर मैं कई बार समझाते रहता हूं, फिर भी आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। ये दर्शाता है कि आप चीजों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, है ना?
अब देखो मेरी फ्लोट उड़ दी, क्योंकि चैट पे नजर पड़ जाती है ना। कोई नहीं, मैं यही बता रहा था कि शास्त्रीय अथवा परंपरागत अथवा नकारात्मक उदारवाद के खिलाफत में आया सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद का मकसद क्या था? मकसद यही था कि नकारात्मक उदारवादी मूल्यों की वजह से जो वर्ग वंचन का शिकार हो गया उसका कल्याण किया जाए। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? कल्याणकारी उदारवाद। कल्याणकारी उदारवाद। अब जरा सोचिए, नकारात्मक उदारवाद के अंदर, नकारात्मक उदारवाद के अंदर आप साफ साफ देखेंगे राज्य किस रूप में अपनी पहचान रखता है? सीमित राज्य। सीमित राज्य। अब बताइए, सकारात्मक उदारवादी जो धारा है इसके तहत किस बात पर फोकस किया गया? वंचितों के कल्याण पर, है ना? क्योंकि वंचितों का ही तो कल्याण नहीं हो पा रहा था नकारात्मक उदारवाद में, तो अब उस कमी को यहां पाटा जाएगा। तो जब वंचितों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य आगे बढ़ेगा, तो बताइए क्या राज्य अपनी भूमिका को सीमित रख पाएगा? नहीं, राज्य अपनी भूमिका को सीमित नहीं रख पाएगा। राज्य की भूमिका बढ़ेगी। जब राज्य की भूमिका बढ़ेगी तो लोगों के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। अच्छा, राज्य अपनी भूमिका क्यों बढ़ाना चाहता है? उन लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जो बाजार व्यवस्था में एक या एक से अधिक निर्योग्यता अथवा निर्योग्यताओं की वजह से पिछड़ गए हैं, उनको मदद प्रदान करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य हस्तक्षेपकारी नीतियों का अनुसरण करेगा। इसी को बोला गया कल्याणकारी राज्य। क्या बोला गया? कल्याणकारी राज्य। यानी सकारात्मक उदारवाद राज्य को कहता है कि तुम कल्याणकारी कार्यों को नजरअंदाज मत करो, तुम कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दो, क्योंकि कल्याणकारी कार्यों को अंजाम नहीं दोगे तो आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी। अब राज्य क्या करेगा? ठीक है साहब, कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देगा। अब कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से मिलेगा राज्य को? तभी मिलेगा जब बाजार व्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप करेगा। बाजार व्यवस्था में सक्रिय भूमिका कौन निभा रहा है? प्राइवेट प्लेयर्स, उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी, और वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो राज्य क्या करेगा? उनके ऊपर टैक्स इंपोज करेगा। टैक्स इंपोज करेगा। प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंपोज करेगा कि ठीक है साहब, अगर आप साल के 20 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हैं तो 18% जीएसटी दे दीजिए, इतने से इतना लाख अर्न कर रहे हैं तो इतना % इनकम टैक्स दे दीजिए। अब आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों इनकम टैक्स दें? तो कहेगा कि आप ही के पैसे से तमाम कल्याणकारी नीतियां चलाई जाती है, राष्ट्र निर्माण में मदद करें। अब आपके मन में आएगा, यार दिन भर मर मर के पैसा कमा रहे हैं, क्या राष्ट्र निर्माण का हम इकलौते ठेका ले रखे हैं? ये मन में भाव आएगा कि नहीं आएगा? तो मिला जुला कर आपकी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा पैदा हुई कि नहीं? राज्य के हस्तक्षेप से बाधा पैदा हुई। अब कई लोग देखेंगे तो उनको लगता है कि अगर हम साल में 300 दिन काम करें तो 45 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, और अगर साल में 365 दिन काम करें तो अर्न तो करेंगे 60-70 लाख रुपए, लेकिन घट के सारे टैक्स वगैरह काट के वो आ जाएगा 48-50 के आसपास। आपने अपनी मेहनत से पहले का जो टारगेट है उससे 30-35 लाख छलांग लगा रहे हैं आप, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं टैक्स का स्लैब भी बढ़ जा रहा है, और लास्ट में सब गुणा भाग करके पिछली वाली कमाई के आसपास ही आप आ जा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे? छोड़ो, फाइनली तो हमें 2-3 लाख ही एक्स्ट्रा हाथ लगेगा, इसके लिए कौन जान देने जाए, हटाओ, जितना पहले काम किए थे उतना ही अब भी करेंगे। बताइए, राज्य की प्रोडक्टिविटी बाधित हुई कि नहीं? उत्पादकता बाधित हुई। और अगर मान लीजिए उत्पादकता बाधित होगी तो पूंजीवादी आर्थिक ढांचा मुश्किल में पड़ेगा कि नहीं? मुश्किल में पड़ेगा। प्लस यहां मुद्दा क्या है? जन कल्याण को सुनिश्चित करना। और जन कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य जब कल्याणकारी नीतियां बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उन नीतियों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगा।
अब राज्य द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य की संस्थाओं में काम करने वाले राज्य के कर्मचारी। समझ रहे मेरी बात? तो अलग अलग संस्थाएं बनेंगी, उन संस्थाओं के अंदर बड़ी संख्या में इंप्लॉइज रखे जाएंगे। और यह सामान्य सी धारणा है, आज की नहीं, पहले से ही, कि जिस दिन आप सरकारी सेवा का हिस्सा बन जाते हैं, आप मान के चलते हैं कि चलो अब रिटायरमेंट तक जीवन सुरक्षित, यानी कोई खतरा नहीं, जैसे काम करना है करते रहेंगे। तो अक्सर यह देखा गया है कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग थोड़ी मोड़ी लापरवाही का शिकार हो ही जाते हैं, और राज्य जब कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा तो उसके लिए धन भी आवंटित करेगा। उस धन का एप्रोप्रिएशन अधिकारियों के हाथों से ही होता है, कहां कितना इस्तेमाल करना है, वहीं पर थोड़ा सा करप्शन भी हो जाता है। तो कल्याणकारी राज्य अक्सर करप्शन का शिकार हो जाता है, अनुत्पादकता या कह सकते हैं अल्प उत्पादकता का शिकार हो जाता है। बताइए, पूंजीवादी आर्थिक ढांचे के लिए नुकसानदायक है कि नहीं? नुकसानदायक है। समानता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता को अंडर स्कोर किया जाने लगा। शास्त्रीय उदारवाद में क्या था? स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के चक्कर में समानता अंडरमाइंड हो गई। कल्याणकारी उदारवाद में समानता को बढ़ावा देने के चक्कर में स्वतंत्रता बाधित होने लगी। समझ रहे मेरी बात? तो देखिए यहां हुआ क्या, शास्त्रीय उदारवाद से परेशान होकर कौन आया? कल्याणकारी उदारवाद। और कल्याणकारी उदारवाद, अब देख रहे हैं जो कमियां राइट हैंड साइड से उदारवाद में, शास्त्रीय उदारवाद में देखी गई, वही कमियां लेफ्ट हैंड साइड से सकारात्मक उदारवाद में आ गई। अब आप ही बताएं, अब इसकी कमियों को पाटने के लिए आप क्या करेंगे? हां, दोनों में संतुलन कायम करें, यह तो सबसे शानदार माध्यम है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि नहीं नहीं, एक तरफा तौर पे समानता को बढ़ावा मिल गया, स्वतंत्रता पिछड़ गई। तो यह भी तो हो सकता है कि हम स्वतंत्रता को अब फिर से तवज्जो देना शुरू करेंगे, यानी यही शास्त्रीय उदारवाद पुनर्जन्म ले लेगा। शास्त्रीय उदारवाद पुनर्जन्म ले लेगा। किसकी खिलाफत में? कल्याणकारी उदारवाद की खिलाफत में। लेकिन अब हमारे पास पहले के पर्याप्त एविडेंस आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं? हमने देखा कि शास्त्रीय उदारवाद ने समानता के साथ खिलवाड़ किया, ठीक नहीं है ये। कल्याणकारी उदारवाद ने स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया, यह भी ठीक नहीं है। तो एक तबका ऐसा होगा जो बेहद संतुलित रवैया रखेगा। वो कहेगा कि हम सकारात्मक उदारवाद की खिलाफत तो करेंगे, हम इनकी जगह दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे, नव उदारवाद पे विचार करेंगे, लेकिन हमारा जो नव उदारवाद होगा वो ऐसा होगा जो शास्त्रीय उदारवाद तथा सकारात्मक उदारवाद दोनों की कमियों को पाट सकेगा, दोनों की कमियों को पाट सकेगा। इसी को बोला गया समतावाद। जो दोनों की कमियों को पाट सके उसे क्या बोला गया? समतावाद। और जो एकदम चिढ़ गया, किस आधार पे चिढ़ गया? ये क्या उदारवाद को मजाक बना रखा है? कल्याणकारी राज्य, एक तरफा तौर पे समानता को बढ़ावा, स्वतंत्रता की कोई चिंता नहीं, खारिज करो और एक तरफा तौर पे स्वतंत्रता को बढ़ावा दो। तो वहीं पर आया स्वेच्छाचारी तंत्रवाद। स्वेच्छाचारी तंत्रवाद, स्वेच्छाचारी तंत्रवाद बेसिकली कल्याणकारी उदारवाद के प्रतिशोध में आया, रिटालिएशन में आया। समझ रहे मेरी बात? तो स्वेच्छाचारी तंत्रवाद को ही मूलतः हम शास्त्रीय उदारवाद का पुनर्जन्म कहते हैं। ऐसा लगा कि शास्त्रीय उदारवाद ही आधुनिक दौर में, आधुनिक युग में फिर से पैदा हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब सवाल यह उठता है कि नव उदारवाद, अब इस नव उदारवाद में एक धारा ऐसी है जो लिबर्टी को एक तरफा तौर पे प्रमोट करने को तैयार है। ठीक, अच्छा, नव उदारवाद में एक धारा ऐसी है जो लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों के बीच संतुलन को बढ़ावा देने को संकल्पित है। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए,
इसके पहले क्या हो चुका है? इसके पहले सकारात्मक उदारवाद आ चुका है। अब सकारात्मक उदारवाद क्या कर रहा था? इक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा था। इसके पहले नकारात्मक उदारवाद, मतलब सबसे पहले, यही तो शास्त्रीय है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोर्ड वर्क फॉलो करते चलिए। नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद में क्या किया गया? एक तरफा तौर पे लिबर्टी को वरीयता। अब देखिए पूरी तस्वीर आपके सामने है। आप कह सकते हैं ना कि भाई नकारात्मक उदारवाद की खिलाफत में क्या आया? सकारात्मक उदारवाद। क्लियर है ये बात? ठीक। नौ उदारवाद में क्या देखा गया? एक पक्ष ऐसा है जो लिबर्टी को बढ़ावा देता है, एक तरफा तौर पे। किसे बढ़ावा दे रहा है? यहां हमने दो पक्षों को आपके सामने रखा है। ये अलग पक्ष है और ये अलग। अभी नामांकन करूंगा इसका, अभी जस्ट बिल्कुल अति व्यवहारिक संदर्भ में आपको बता रहा हूं। अब अगर हम लिबर्टी को बढ़ावा देने लगे तो बताइए किसकी याद ताजा हो गई? क्लियर ये बात? तो नौ उदारवाद का जो लेफ्ट हैंड साइड का ये पक्ष है, ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि नकारात्मक उदारवाद का ही क्या है? ये रीबर्थ है, पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म में जरूरी तो नहीं ना कि पिछले जन्म की सारी चीजें ध्यान हो, कुछ बदलेगा भी। तो यहां थोड़ा बदलाव भी दिखेगा, बदलाव पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, नव उदारवाद का दूसरा पक्ष, जिसमें लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पक्ष है दूसरा वाला, वो बेसिकली विरोध की जो साइकिल है, इसी पर पूर्ण विराम लगाना चाहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? विरोध की साइकिल पर पूर्ण विराम लगाना चाहता है, विरोध के चक्र पे पूर्ण विराम लगाना चाहता है। अब जरा सोचिए, लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों में संतुलन कायम कर दिया जाए तो मामला वहीं रुक जाएगा कि नहीं? भाई लिबर्टी के नाम पर भी उदारवाद से कोई शिकायत नहीं, इक्वालिटी के नाम पर भी कोई शिकायत नहीं। नव उदारवाद की ये जो पहली वाली धारा है, इसी को बोला गया स्वेच्छाचारी तंत्रवाद। स्वेच्छाचारी तंत्रवाद, लाइबर्टेरियनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? लाइबर्टेरियनिज्म। लाइबर्टेरियनिज्म। और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष जहां लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच समन्वय कायम करने की कोशिश की गई, इसे क्या बोला गया? इसे कहा गया समतावाद। क्या बोला गया? समतावाद। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? इगालिटेरियनिज्म। इगालिटेरियनिज्म। क्लियर है ये बात? हाँ। अब देखिए, सकारात्मक उदारवादी धारा से ताल्लुक रखने वाला विचारक, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक उदारवाद का जनक, कौन है? T.H. ग्रीन। इस बोर्ड वर्क को फॉलो कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, नकारात्मक उदारवाद, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हार्बर्ट स्पेंसर, है ना। नौ उदारवाद में अगर मान लीजिए हम स्वेच्छाचारी तंत्रवाद की बात करें तो इसमें हेयक, रॉबर्ट नाजिक एटसेट्रा। अगर हम इगालिटेरियनिज्म की बात करें तो इस धारा से संबंधित जो विचारक हैं, जॉन डॉल्स, अमर्त्य सेन एंड ऑल।
यहां रॉबर्ट नाजिक, नाजिक, हेयक, हेयक, हेयक। तो देखिए अभी वर्तमान में चूंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी के अंदर उदारवाद की कौन सी धारा प्रचलन में है बताएं? नव उदारवाद, है ना। 21st सेंचुरी में यही पॉपुलर है। अब देखिए, अब कहेंगे कि ये तो पॉपुलर है, समझ में आ गया, लेकिन इसका एक पक्ष लाइबर्टेरियनिज्म यानी जो स्वेच्छाचारी तंत्रवाद है, ये तो भारत जैसे देशों के लिए सूटेबल नहीं है, नहीं है ना, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। अच्छा बताइए, हमारे लिए ये वाला सूटेबल है कि नहीं? ये सूटेबल है, समतावाद, लेकिन स्वेच्छाचारी तंत्रवाद हमारे लिए सूटेबल, तो फिर क्यों, क्या इसकी प्रासंगिकता है कुछ? तो आपको बताऊं, इसकी प्रासंगिकता है। पश्चिम के जो उन्नत औद्योगिक समाज है, पश्चिम के जो पूंजीवादी समाज है, वहां पर स्वेच्छाचारी तंत्रवाद काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस 21वीं सदी विश्व की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो पूंजी प्रधान समाज है, पूंजीपति है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और पूंजीवाद को तब बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है जब बाजार के मामले में राज्य का हस्तक्षेप कम हो जाए। लेकिन एक सवाल तो अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या हूबहू नकारात्मक उदारवाद को ही 21वीं सदी के विश्व में यहां लाकर चिपका दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। नकारात्मक उदारवाद के विशेषताओं से इसकी तमाम विशेषताएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है, फिर भी थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे स्वेच्छाचारी तंत्रवादियों ने राज्य को कहा है कि तुम्हें केवल नाइट वॉचमैन की भूमिका निभानी है, रात्रिकालीन प्रहरी की भूमिका निभानी है, तुम्हें नैनी स्टेट की भूमिका निभानी है, ध्याय राज्य, ध्याय राज्य। आप कह सकते हैं राज्य मतलब जो लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करे, सीधी सी बात है, लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। हालांकि रॉबर्ट नाजिक राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करते हुए भी कहता है कि हम मानते हैं कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। स्वेच्छाचारी तंत्रवाद में राज्य की सीमित भूमिका की ही बात की गई है, हूबहू वैसी ही जैसी लगभग नकारात्मक उदारवाद में की गई है। लेकिन नाजिक जो है वो सीमित किंतु ताकतवर राज्य का सिद्धांत देता है। कैसा सिद्धांत? सीमित किंतु ताकतवर। तो स्वेच्छाचारी तंत्रवाद के अंदर नकारात्मक उदारवाद की ही तरह सीमित राज्य की बात की गई है, लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया गया? सीमित किंतु ताकतवर, सीमित किंतु ताकतवर राज्य। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की भूमिका सीमित होगी, लेकिन अपने सीमित क्षेत्र में राज्य बेहद ताकतवर होगा। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि यदि किसी निर्योग्यता की वजह से बाजार व्यवस्था में जनता का कोई वर्ग पीछे रह गया, तो राज्य उसकी मदद के लिए खड़ा हो सके, राज्य मजबूती के साथ उसे मदद प्रदान कर सके। नकारात्मक उदारवाद में यह मिसिंग था कि नहीं? नकारात्मक उदारवाद में राज्य लोक कल्याण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। लेकिन स्वेच्छाचारी तंत्रवादी नव उदारवाद में क्या हुआ? सीमित किंतु ताकतवर राज्य का कंसेप्ट आया। यानी राज्य की भूमिका नकारात्मक उदारवाद की तरह यहां भी सीमित होगी, लेकिन अपने सीमित क्षेत्र में राज्य के पास पर्याप्त शक्तियां होंगी। सीमित क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां देने का कारण क्या है? देने का कारण यही है कि बाजार व्यवस्था में अगर कोई वर्ग पीछे रह गया
तो राज्य आगे बढ़कर उसे मदद कर सके, उसे मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध हो सके। क्लियर ये बात? अब ये वाला कंसेप्ट पश्चिम के पूंजीवादी समाजों में बहुत तेजी से फल फूल रहा है। अब आ जाइए समतावाद। समतावाद में कहा गया कि स्वतंत्रता व समानता दोनों के मध्य समन्वय होना चाहिए। स्वतंत्रता व समानता के मध्य समन्वय होना चाहिए, यानी राज्य लोगों की स्वतंत्रताओं के बीच समानता कायम करने की कोशिश करें। स्वतंत्रताओं के बीच समानता का मतलब होता है कि मुझे अपनी स्वतंत्रता का लुप्त उठाने की इजाजत उसी सीमा तक दी जाएगी जिस सीमा तक मेरी स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा न डाले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाजार व्यवस्था को अनियंत्रित होने से रोका जा सके, बाजार व्यवस्था को नियंत्रित रखा जा सके। प्लस जो वर्ग वंचना का शिकार हो गया है, राज्य उसके पक्ष में सकारात्मक कार्यों को अंजाम दे, अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्यवाही करे, उसके पक्ष में अतिरिक्त योगदान दे, उसके सबलीकरण के लिए अतिरिक्त पहल करे। जब ये दोनों एक साथ चलेगा तो आपको नहीं लगता कि उदारवाद के भीतर ना तो किसी को समानता के नाम पर कोई शिकायत रहेगी और ना ही किसी को स्वतंत्रता के नाम पर शिकायत रहेगी। इसी को बोला गया समतावाद। तो जब आपसे 9 उदारवादी राज्य सिद्धांत पूछेगा तो आप किसकी चर्चा करेंगे? इसी स्वेच्छाचारी तंत्रवाद तथा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 राज्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सा? उदारवादी राज्य सिद्धांत तथा 9 उदारवादी। आपके सिलेबस में 2 थ्योरी के रूप में दिया है इसे, उदारवादी तथा 9 उदारवादी। मैं इन दोनों को एक साथ क्लब करके आपको पढ़ा दिया ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आशा करता हूं कि एक एक पहलू समझ गए होंगे अच्छे से। गुड। जरा चैट ओपन कर दीजिए, ऑनलाइन बच्चों से मैं बात कर लूं। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सारी बातें समझ में आई आपको अच्छे से? निकिता क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, ऑल क्लियर, गुड। अब देखिए, तो चैट वगैरह के चक्कर में फंसे बिना हम लोगों ने ईमानदारी से समझा तो सारी चीजें समझ में आ गई। क्लास 3 घंटे की कर दीजिए। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा स्लो गियर में चलते हैं, आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाना तो पड़ेगा। तो अब ऐसा करिए, चूंकि समझ गए ही हैं, और समझने में देखिए कई बार ऐसा होता है कि है तो हमारा ह्यूमन माइंड ही ना, हम तो मान लीजिए योजनाबद्ध तरीके से व्याख्यान दे रहे हैं, तो हमें मालूम है कि इस टॉपिक पे बोलना है, लेकिन मालूम तो खैर आपको भी होना चाहिए कि इस टॉपिक को समझना है, बट कई बार ध्यान इधर उधर भटक जाता है। अब मैं कैमरे के सामने, आपके सामने व्हाट्सएप तो नहीं खेलूंगा, लेकिन आप मेरी नजरों के सामने नहीं है, इसलिए हो सकता है बीच में आप व्हाट्सएप भी खेलने लग जाएं, तो थोड़ा ध्यान बट जाता है। तो समझाने के बाद जब मैं लिखवाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, और जिन्होंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझा है उनका देन एंड देयर रिवीजन हो जाएगा, है ना? हाँ, देखिए ये जो ये एक्चुअली राज्य के सिद्धांत के अंदर स्वेच्छाचारी का मतलब ये कतई नहीं है कि सत्ताधारी तंत्रवाद, ऐसा कुछ नहीं। इसका सत्ता से इसका सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है। समझ रहे मेरी बात? सत्ताधारी तंत्रवाद ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आप इसको बोलते हैं बेसिकली ऑथोरिटेरियनिज्म। समझ रहे मेरी बात? यहां हम ऑथोरिटेरियनिज्म और लिबरलिज्म, दूर दूर तक दोनों का कोई नाता नहीं है। स्वेच्छाचारी का मतलब है, नहीं कहते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, यानी स्वतंत्रता ये वैयक्तिक है, राज्य के एंड से नहीं बोला गया, व्यक्ति के एंड से।
यानी बाजार व्यवस्था में जो जितना योग्य है अपनी स्वेच्छा से जितना तरक्की करना चाहता है करे, उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। इसको बोला गया स्वेच्छाचारी। किसमें? स्वेच्छाचारी में? नहीं नहीं, स्वतंत्रता को कहां अंकुश लगाया गया? स्वतंत्रता को तो यहां वरीयता दिया गया। अब इसमें एक रिस्क है कि बाजार व्यवस्था अनियंत्रित हो सकती है, बट थोड़ा सा साइड से ये पाटने की कोशिश की गई नाजिक के द्वारा कि बाजार व्यवस्था के अनियंत्रण की वजह से जो वर्ग पीछे रह जाएगा राज्य उसको पुश दे देगा। उदाहरण, जितने पश्चिम के उन्नत औद्योगिक देश हैं, है ना, हाँ ठीक है ठीक है। अब मैं देख रहा हूं आप लोग कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। और चैट ऑफ कराने से आप लोगों को कोई आपत्ति भी नहीं है? ये आप ही के हित में हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन करते हैं। अब हो सकता है वो हमारे निर्देश को सुने भी ना हो और उनका इंटेंशन भी खराब ना हो। ऐसा थोड़ी है कि खराब इंटेंशन से लिखते हैं। मान लीजिए कुछ पूछ दिए, अब अचानक से दिमाग उधर चला गया, फ्लो टूट जाती है, इसलिए मैं ऑफ करवा रहा हूं। मैं आधे आधे घंटे के अंतराल पे, एक एक घंटे के अंतराल पे ओपन करते रहूंगा, चिंता मत करिए। हाँ, मतलब आप लोग कहीं से भी सफर नहीं करेंगे। हाँ, तो अब लिख लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? उदारवादी राज्य सिद्धांत से जुड़े मूल बिंदु। क्योंकि अब यहां सीधे आपको मैं सिनोप्सिस लिख पाऊंगा, है ना। उदारवादी राज्य सिद्धांत से जुड़े मूल बिंदु, मूल तत्व। पहला पॉइंट लिखिए, राजन टेक डाउन फर्स्ट पॉइंट। उदारवाद के अनुसार, उदारवाद के अनुसार, उदारवाद के अनुसार राज्य, उदारवाद के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक अथवा, उदारवाद के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है। उदारवाद के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है, बल्कि बल्कि यह एक बल्कि यह एक मानव निर्मित संस्था है, बल्कि यह एक मानव निर्मित संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, उदारवाद में राज्य की, उदारवाद में राज्य की यंत्रवादी अवधारणा को उदारवाद में राज्य की
यंत्रवादी अवधारणा को स्वीकार किया गया है। उदारवाद में राज्य की यंत्रवादी अवधारणा को स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए विभिन्न यंत्रों का निर्माण किया है, जिस प्रकार मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए विभिन्न यंत्रों का निर्माण किया है, ठीक उसी प्रकार कुछ समस्याओं के निदान के लिए या कुछ समस्याओं के समाधान के लिए राज्य रूपी संस्था का भी निर्माण किया है, या राज्य रूपी यंत्र का भी निर्माण किया है। राज्य रूपी यंत्र का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवाद के अंतर्गत राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना गया है। उदारवाद के अंतर्गत राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना गया है, यानी राज्य के महत्व को कम करके दर्शाया गया है। राज्य के महत्व को कम करके दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवाद में सीमित राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है। उदारवाद में सीमित राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है। उदारवाद में सीमित राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है। इसी पॉइंट के अंदर ही लिखेंगे, एडम स्मिथ ने सीमित अथवा नकारात्मक राज्य का वर्णन करते हुए अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। वर्णन करते हुए अहस्तक्षेप की नीति का
समर्थन किया है। अर्थात 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 राज्य को बाजार व्यवस्था में अथवा आर्थिक व्यवस्था में अर्थात राज्य को बाजार व्यवस्था में अथवा आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य का काम व्यापार करना नहीं है। राज्य का काम व्यापार करना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। फिर से सुन लीजिए, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। इसी में आगे लिखिए, इसी पॉइंट में, लॉक के अनुसार मनुष्यों को कुछ अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त हैं। मनुष्यों को कुछ अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त है। कुछ अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त है। अगला वाक्य लिखिएगा इसी पॉइंट में, पॉइंट अभी चेंज नहीं होगा, इसी में। प्राकृतिक अवस्था का अभिप्राय राज्य पूर्व अवस्था से है। प्राकृतिक अवस्था का अभिप्राय राज्य पूर्व अवस्था से है। प्राकृतिक अवस्था का अभिप्राय राज्य पूर्व अवस्था से है, यानी वह अवस्था जब राज्य का अस्तित्व भी नहीं हुआ करता था। वह अवस्था जब राज्य का अस्तित्व भी नहीं हुआ करता था। लॉक ने कुल तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी है। कुल 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी है। पहला, जीवन का अधिकार।
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरा संपदा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। ध्यान रहे लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण कोटि का प्राकृतिक अधिकार माना है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण कोटि का प्राकृतिक अधिकार माना है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए उसका जीवन तथा उसकी स्वतंत्रता भी संपदा ही है। क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए उसका जीवन तथा उसकी स्वतंत्रता भी उसकी संपदा ही है, संपत्ति ही है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के केवल 3 कार्य गिनाए हैं। यानी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य के कुल कितने कार्य होने चाहिए? 3 कार्य। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य के केवल 3 ही कार्य होने चाहिए। पहला समुचित तरीके से कानून व्यवस्था लागू करना। समुचित तरीके से कानून व्यवस्था लागू करना। दूसरा, बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा करना। तथा तीसरा, आर्थिक समझौतों को कुशलतापूर्वक लागू करना। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवाद में जन सहभागिता की बुनियाद पर आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जन सहभागिता आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवाद में
संवैधानिक मान्यताओं का अनुसरण करते हुए, संवैधानिक मान्यताओं का अनुसरण करते हुए, संवैधानिक मान्यताओं का अनुसरण करते हुए शासनिक व्यवस्था का संचालन होता है तथा शासनिक व्यवस्था का संचालन होता है तथा राज्य राज्य धर्मनिरपेक्षता एवं तथा राज्य धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता के धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णुता के मार्ग का अनुसरण करता है। फिर से सुन लीजिए, उदारवाद में राज्य संविधान सम्मत शासन प्रणाली के तहत संचालित होता है, या राज्य का शासन संविधान के मूल्यों के अनुसार संचालित होता है तथा राज्य धर्मनिरपेक्षता व सहिष्णुता के मार्ग का अनुसरण करता है। क्लियर है ये? हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने उदारवाद की मूल मान्यताओं की बुनियाद पर उदारवादी राज्य सिद्धांत को समझा। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि उदारवादी राज्य सिद्धांत की आलोचना क्या हो सकती है, तो क्या बताएंगे? सीमित राज्य की अवधारणा के अनुपालन की वजह से आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, दूसरी बात, उदारवाद में राज्य को महज एक साधन मान लिया गया है, एक यंत्र मान लिया गया है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। आपको नहीं लगता कि राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अवमूल्यन किया है उदारवाद ने? गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य से प्रारंभ होती है और राज्य में ही समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि राजनीति विज्ञान नामक अनुशासन के अंदर राज्य एक महत्वपूर्ण निकाय है और उसकी तुलना मनुष्यों की सुविधाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक यंत्रों से की जाए, ये तो राज्य की महिमा का अवमूल्यन करने जैसा है ना? तो लिख लीजिए, उदारवादी राज्य सिद्धांत की आलोचना। क्या लिखेंगे? उदारवादी राज्य सिद्धांत की आलोचना। टेक डाउन। उदारवादी राज्य सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः उदारवादी राज्य सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः सकारात्मक उदारवाद के समर्थकों तथा मुख्यतः सकारात्मक उदारवाद के समर्थकों तथा मार्क्सवादियों ने की है।
मार्क्सवादियों ने आलोचना करते हुए यह कहा है, मार्क्सवादियों ने आलोचना करते हुए यह कहा है कि राज्य सभी लोगों के लिए यंत्र की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि राज्य सभी लोगों के लिए, यानी राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए यंत्र की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि यह केवल व केवल बल्कि यह केवल व केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों को, केवल व केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों को बुर्जुआ वर्ग के हितों को साधने में, बुर्जुआ वर्ग के हितों को पूर्ण करने में यंत्र की भूमिका निभाता है। बुर्जुआ वर्ग के हितों को पूर्ण करने में यंत्र की भूमिका निभाता है। यानी राज्य बुर्जुआ वर्ग यंत्र है, राज्य बुर्जुआ वर्ग यंत्र है। नीचे लिखे नोट, NOTE नोट। कार्ल मार्क्स के अनुसार उदारवादी समाज आवश्यक रूप से वर्ग विभाजित समाज है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उदारवादी समाज आवश्यक रूप से वर्ग विभाजित समाज है। जिसमें एक वर्ग बुर्जुआ है तथा दूसरा वर्ग सर्वहारा। बुर्जुआ संख्या में मुट्ठी भर किंतु साधन संपन्न है। बुर्जुआ संख्या में मुट्ठी भर किंतु साधन संपन्न है। जबकि सर्वहारा बहुसंख्यक होने के बावजूद भी साधन विपन्न है। जबकि सर्वहारा बहुसंख्यक होने के बावजूद भी साधन विपन्न है तथा 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 यह निरंतर बुर्जुआ के उत्पीड़न का शिकार होते रहता है। यह निरंतर बुर्जुआ के उत्पीड़न का शिकार होते रहता है। ध्यातव्य है बुर्जुआ, लिखिए अंकित, ध्यातव्य है बुर्जुआ राज्य रूपी यंत्र का इस्तेमाल, ध्यातव्य है बुर्जुआ राज्य रूपी यंत्र का इस्तेमाल, राज्य रूपी यंत्र का इस्तेमाल सर्वहारा के शोषण के लिए ही करता है। राज्य रूपी यंत्र का इस्तेमाल सर्वहारा के शोषण के लिए ही करता है। अब यह तय हो गया ना कि राज्य की यंत्रवादी अवधारणा के तहत राज्य यंत्र की भूमिका किसके हितों को पूर्ण करने के लिए निभा रहा है? बुर्जुआ का, सर्वहारा का नहीं। ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहता है, मार्क्सवादी आलोचना। नेक्स्ट पॉइंट, आलोचकों का यह मानना है कि उदारवाद में राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्था का
राज्य में सॉरी उदारवाद में राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्था का राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अवमूल्यन कर दिया गया है, यानी राज्य को महत्वहीन बनाकर पेश किया गया है जो उचित नहीं है। फिर से सुन लीजिए, आलोचकों के अनुसार उदारवाद में राज्य जैसी महत्वपूर्ण संस्था को बेहद महत्वहीन बनाकर पेश किया गया है, उसका अवमूल्यन किया गया है जो उचित नहीं है। जो उचित नहीं है। नोट नोट राज्य संबंधी उदारवादी अवधारणा, राज्य संबंधी उदारवादी अवधारणा आज दुनिया में आज दुनिया में आज दुनिया में अपने आधुनिक स्वरूप में आज दुनिया में अपने आधुनिक स्वरूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है। अच्छा, आधुनिक स्वरूप में ये लिखाने का मकसद आप समझ गए ना, नव उदारवाद के दौर में। हाँ, अपने आधुनिक स्वरूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है, मान्यता प्राप्त है, यानी दुनिया के अधिकांश देशों की पसंद है, यानी दुनिया के अधिकांश देशों की पसंद है। इसकी लोकप्रियता के पीछे मूल कारण यह है, इसकी लोकप्रियता के पीछे मूल कारण यह है कि यह तानाशाही से व्यक्ति की रक्षा करती है तथा धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता, जन सहमति आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जन सहमति आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इत्यादि को, जन सहमति आधारित उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इत्यादि को बढ़ावा देती है, इत्यादि को बढ़ावा देती है। क्लियर है? यही नोटेबल पॉइंट इसका महत्व हो जाएगा। हाँ, डन। तो हम लोगों ने अपने सिलेबस के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर जो पहली स्टेट थ्योरी है उदारवादी राज्य सिद्धांत, उसके सारे हिस्से को कर लिया। सारे हिस्से मतलब एक्सप्लेनेशन प्लस डिक्टेशन बोथ। अब दूसरा सिद्धांत कौन सा है? नव उदारवादी राज्य सिद्धांत। आपको समझा चुका हूं। हाँ, केवल डिक्टेशन रह गया है, नव उदारवादी राज्य सिद्धांत। तो इसके डिक्टेशन से ही हम लोग कल की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज जो भी डिस्कस हुआ सारी चीजें आप ठीक ढंग से समझ पाए होंगे, जो भी आपको लिखवाया गया लिख पाए होंगे। कल जब हम क्लास में मिलेंगे 11 बजे तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि पिछले 7-8 लेक्चर्स में जितना कुछ पढ़ाया जा चुका है और जो कुछ आपकी नोटबुक में है, आप प्लीज उसे रिवाइज करके आएंगे, है ना?
वैसे रिवीजन आप कर भी रहे होंगे। मुझे आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर पूरा भरोसा है। अभिषेक, ब्रिजवा नहीं बुर्जुआ। कुछ टर्म जो अभी समझ में नहीं आएंगे, आगे आप समझ जाएंगे। हालांकि ध्यान से अगर सुने और लिखे होंगे तो समझ गए होंगे। बुर्जुआ को मैंने क्या बोला? साधन संपन्न वर्ग। सर्वहारा को विपन्न वर्ग। जब मार्क्सवाद वगैरह पढ़ाऊंगा आपको तो ये सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन मार्क्स के स्टेटमेंट को तो समझ ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल रानी, बुर्जुआ मतलब जो साधन संपन्न वर्ग है, पूंजीपति वगैरह ये सब कह लीजिए। हाँ, कोई नहीं, अगर थोड़ा छूट गया तो दोबारा लेक्चर तो सुन लेते होंगे ना इसको। हाँ, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू।